हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स मैन के ऊपर। शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 समतलीय गति का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन नंबर 2। तो दो चीज़ें आप लोग चेक कर लें। सबसे पहले पहला मेरी आवाज़, तो आवाज़ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, ये आपको चेक कर लेना है। और दूसरा क्लास, क्लास एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अगर लगे आवाज़ में कोई दिक्कत है, क्लास में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ क्लास अवेलेबल करवा दूंगा। अगर आप रैंडमली यूट्यूब पर कहीं इधर उधर बिखरे हुए मेरे लेक्चर्स देख रहे हो तो मेरी रिकमेंडेशन होगी इस वेबसाइट को विजिट करो। ये मेरी अपनी वेबसाइट है जो मैंने खुद ने बनाई है, और इस वेबसाइट पर आपको मेरा हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बनाया हुआ कोर्स मिल जाएगा, मिरेकल सीरीज, जिसमें आपको सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर सारे के सारे लेक्चर्स, सारे के सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस और इनकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। सिस्टमेटिक ढंग से आप पढ़ोगे तो नीट और जेई के अंदर सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। मिरेकल सीरीज को मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप 30 से लेके 45 दिनों का समय ले सकते हो और जीरो से स्टार्ट करके अपना पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो। कितनी प्रैक्टिस के साथ में? तो लगभग 1200 से 1500 क्वेश्चंस हमने इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर प्रैक्टिस किए हैं। और ये मेरी गारंटी है कि इस सीरीज के अंदर जो भी कुछ मैंने आपको पढ़ाया, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, उसके बाहर से नीट और जेई मेंस के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जेई मेंस के तो 2 सेशन हो चुके हैं, आप उठा के देख सकते हो। इतने सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, अब तो खैर बहुत कम चैप्टर्स बचे हैं, मैक्सिमम हमारा सिलेबस कंप्लीटेड है। तो आप देख सकते हो कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि जेई के अंदर बाहर से पूछा जा रहा है। ये आप फर्स्ट हैंड प्रूफ आप खुद चेक कर सकते हो, राइट। खैर फिलहाल तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट्स के अंदर टाइप कर दो #फिजिक्समैन, और हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन। ऊर्ध्वाधर से किस कोण पर एक गेंद को फेंका जाता है ताकि परास आर जो है वो उड्डयन काल टी से इस पर्टिकुलर समीकरण के हिसाब से, ठीक है, संबंधित हो। तो सर ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। रेंज का मतलब क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी होता है। और ये किसकी इक्वल हो जानी चाहिए? 5 टाइम्स टाइम पीरियड का स्क्वायर। अब टाइम पीरियड होता है आपका 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, हमें इसका कर देना है स्क्वायर। तो इससे सर डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सर साइन 2 थीटा को भी खोल लेते हैं, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा बचेगा, और नीचे आ जाएगा आपका g इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा जी स्क्वायर। तो यहां से आप देखो सर, साइन थीटा से साइन थीटा की एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। सर यू स्क्वायर से पूरा का पूरा यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सर जी से जी स्क्वायर का एक जी कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। सर 5 इंटू 2 होता है 10, तो जो नीचे जी बच रहा है वो भी कट जाएगा। तो 5 और 2 मिलके जो नीचे जी बच रहा था उसको भी काट लेंगे। तो अल्टीमेटली क्या बचा सर? एक तरफ से बचा कॉस थीटा, ठीक है, और एक तरफ से बचा आपका, सारी चीजें कट गई, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा बचा। और ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब आपका टेन थीटा कितना हो जाए? 1, यानी कि थीटा हो जाए 45 डिग्री। इस एंगल पर यह चीज पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। यदि एक कण को u वेग से इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है ताकि इसकी क्षैतिज परास प्राप्त अधिकतम ऊंचाई की 3 गुनी है, तो सर अधिकतम ऊंचाई वैसे किसके बराबर होती है? क्षैतिज परास बटे 4 गुणा टेन थीटा के बराबर होती है। हमें क्या दे रखा है कि इसकी जो क्षैतिज परास है वो अधिकतम ऊंचाई की 3 गुना है। तो अधिकतम ऊंचाई को अगर हम h लिखते हैं तो क्षैतिज परास को अपन लिख सकते हैं 3h बटे 4 गुणा टेन थीटा। h से h कट गया, तो टेन थीटा हमें पता पड़ गया कितना हो जाएगा? 4/3, मतलब थीटा हो जाएगा यहां पर 53 डिग्री। पहली चीज। अब आगे का काम हमारे लिए आसान है। हमसे पूछा गया है कि बताओ इसकी क्षैतिज परास होगी कितनी। तो सर क्षैतिज परास जो होती है वो होती है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने साइन 2 थीटा को खोल लिया, डिवाइडेड बाय जी। तो ये हो जाएगा 2 गुणा यू स्क्वायर
गुणा साइन 53 डिग्री गुणा कॉस 53 डिग्री डिवाइडेड बाय जी। तो सर साइन 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो ये होती है सर 4/5 और कॉस 53 की होती है 3/5 बटे जी। तो ये आ जाएगा आपका 4×3 = 12 दूना 24, तो 24u² डिवाइडेड बाय 25 टाइम्स जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहां पर करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक गेंद को खंबे के पाद से d1 दूरी से क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर धरातल से प्रक्षेपित किया जाता है। तो यहां पर ये कोई खंबा है, ठीक है, और इस खंबे से यहां से d1 दूरी से किसी बॉल को प्रक्षेपित किया जा रहा है, ठीक है। यहां से आपने एक बॉल को प्रक्षेपित किया। अब बॉल को आपने प्रक्षेपित किया तो बॉल किस तरीके से गति कर रही है? तो सर बॉल जो है वो जा रही है और यहां से इस तरीके से गति करते 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 वापस से नीचे आके जमीन से टकरा रही है ऐसे। ये भी क्वेश्चन में क्या है कि खंबे के शीर्ष को जस्ट स्पर्श करके यह अन्य सिरे पर खंबे से d2 दूरी पर धरातल पर गिरती है। तो मतलब यहां से ये वाली जो दूरी है ये आपको कितनी दे दी? d2 दे दी। तो अब चित्र देख के कोई भी बच्चा पहचान जाएगा कि हमारी जो क्षैतिज परास है वो d1 + d2 होनी चाहिए। तो एक चीज हमें पता पड़ गई सर चित्र को देखते ही कि हमारी जो क्षैतिज परास है, जो रेंज है r, वो हो जानी चाहिए d1 + d2। ठीक है भाई, एक चीज तो हमारे पास में ये आ गई। अब हमसे पूछा गया कि बताओ खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। तो सर यहां पर ये जो बिंदु है इसके लिए ये तो हो गया इसका x निर्देशांक जो कि d1 के बराबर है। तो आपका जो x निर्देशांक है वो तो एग्जैक्टली किसके बराबर हो गया? ये तो सर हो गया हमारा d1 के बराबर। तो सर अगर x निर्देशांक दिया हुआ हो और y निर्देशांक हमें पता करना हो तो हम लोग ट्रेजेक्टरी इक्वेशन का यूज करते हैं और हमें यहां पर यही काम करना है, हमें y निर्देशांक पता करना है जो कि इस खंबे की ऊंचाई के बराबर है। तो सर ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या कहती है कि y जो होगा वो हो जाएगा x tan थीटा, और थीटा यहां पर कितना दे रखा है? 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो मैं पहले एक बार समीकरण लिख देता हूं ताकि आपको याद आ जाए कौन सा वाला हथियार हम लोगों ने यूज किए। 1 - x निर्देशांक डिवाइडेड बाय r, सारी चीजें हमारे पास में। कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो y हो जाएगा x, x का मतलब हो गया d1, tan थीटा, थीटा का मतलब हो गया 45 डिग्री, अंदर आ जाएगा 1 - x का मतलब हो गया d1 और r का मतलब हो गया d1 + d2। तो सीधा सीधा सर y हो जाना चाहिए d1 गुणा 1, अंदर बच जाएगा d1 + d2 माइनस का d1 और नीचे एलसीएम आ जाएगा d1 + d2। तो यहां पे सर d1 से d1 कट गया तो y निर्देशांक आ जाएगा आपका d1 d2 डिवाइडेड बाय d1 + d2। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका करेक्ट। कितना प्यारा क्वेश्चन आपको यहां पर बनाकर दिया गया, देख रहे हो आप। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन के ऊपर और प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर आप फंस गए ना, अगर आप कोई और तरीके पर चले गए तो ये भयंकर डिफिकल्ट हो जाएंगे, आंसर और नहीं आएगा। और अगर आपने टू द पॉइंट चीजों को सीखा है, चीजों को कनेक्ट किया, विजुअलाइज किया, तो आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व कर ले जाओगे, राइट। दो पत्थर समान चाल u से अलग अलग कोणों पर धरातल से वायु में फेंके जाते हैं। यदि दोनों पत्थरों की परास समान है तो सर परास समान होने का मतलब क्या होता है कि एक कोण को अगर हमने थीटा पर फेंका है तो दूसरे कोण को हमने 90 - थीटा पर फेंका होगा। तो सर एक कोण की अधिकतम ऊंचाई h1 हम लिख सकते हैं u² sin² थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो दूसरे की हम अधिकतम ऊंचाई लिख सकते हैं u² sin² 90 - थीटा बटे 2g। अब सर साइन 90 - थीटा का मतलब तो cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा आपका u² cos² थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो सर हमें क्या निकालना है? हमें h1 + h2 निकालना है। तो हमने देखा u² / 2g तो आ जाएगा कॉमन और अंदर बच जाएगा sin² थीटा + cos² थीटा और इसकी वैल्यू 1 होती है।
तो फाइनल आंसर आ जाएगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। चित्र में दर्शाए अनुसार एक गेंद एक बिंदु O से प्रक्षेपित की जाती है, बताओ धरातल से कितने समय बाद में टकराएगी। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ y दिशा में गति का अध्ययन करते हो, मैंने बताया था ना, आप अलग अलग दिशाओं में गति का अध्ययन कर सकते हो और बाद में उनको जोड़ सकते हो, राइट। तो यहां पर आप सीधा सीधा y दिशा में गति का अध्ययन करो। तो सर जो विस्थापन हुआ वो तो कितना हो गया, तो वो हो गया सर नीचे की दिशा में जा रहे हैं, मतलब ऋणात्मक 60 मीटर का विस्थापन हो गया। सिर्फ y दिशा को देखे तो पहले ऊपर थे, अब नीचे धरातल पर आ गए। ठीक है सर। समय कितना लगा वो हमें पता करना है। सर y दिशा में जो वेग का घटक है, तो x घटक तो हो जाएगा आपका 10 cos 30, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। y घटक जो है वो हो जाएगा 10 sin 30 हो जाएगा, मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऊपर की दिशा में है, इसका मतलब हम इसको पॉजिटिव लिखेंगे। तो वेग जो होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव 5 मीटर पर सेकंड। और सर यहां पर जो त्वरण कार्य कर रहा है वो नीचे की दिशा में कार्य कर रहा है, तो -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का यहां पर त्वरण कार्य कर रहा है। ये चारों वेरिएबल सेकंड इक्वेशन के अंदर यूज होते हैं, तो हमने यहां पर सेकंड समीकरण का यूज किया। क्या कहता है कि जो विस्थापन होगा -60 मीटर वो हो जाएगा ut, मतलब 5 टाइम्स कैपिटल T, और माइनस आ जाएगा एक्सेलरेशन की वजह से हाफ इंटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम का स्क्वायर। 2 से 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 5 से कैंसिल आउट कर दो तो इक्वेशन बन जाएगी टी स्क्वायर माइनस का टी और टी स्क्वायर माइनस का टी और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, माइनस का 4t एंड प्लस का 3t। तो बीच वाली टर्म को हमने तोड़ दिया, दोनों का योग करोगे वापस से तो -t मिल जाएगा, और दोनों का गुणनफल करोगे तो पहली और तीसरी टर्म के गुणनफल के बराबर होगा। आप डायरेक्ट द्विघात फॉर्मूला भी लगा सकते हो जो कि आपको आंसर देता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखेंगे कि सर एक तरफ t कॉमन आ गया, अंदर बच गया t-4, और एक तरफ 3 कॉमन आ गया, अंदर बच गया t-4 इज इक्वल टू 0। तो सर यहां से दो मान आएंगे, एक तो t का मान आ जाएगा 4 और एक t का मान आ जाएगा -3। ये तो लेना नहीं है नेगेटिव वाला, तो पक्का ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 4 सेकंड, 4 सेकंड बाद में आपको जमीन से टकराते हुए नजर आएगा। एक कण u मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। चित्र में दर्शाए अनुसार समान ऊंचाई पर 1 सेकंड और 3 सेकंड पर ये गुजरता है। तो बताओ u का मान कितना होगा। तो सर वैसे तो आपने डायरेक्ट हथियार बताया था कि जो उड्डयन काल होता है वो होता है हमारा सीधा सीधा t1 प्लस t2 के इक्वल, और उड्डयन काल का मतलब होता है 2 इंटू यू इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। तो सर यहां से जो u है वो हम लोग निकाल लेते हैं, कितना आ जाता है g डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय t1 प्लस t2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन साइन थीटा। सारी चीजें हमें यहां पर दे रखी हैं। तो सर u आ जाएगा g मतलब 10 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 करेंगे तो आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होती है तो 10, 2 से गया 5 बार, 5 चौका 20 और नीचे 1/1/2 रखेंगे तो 40 मीटर प्रति सेकंड हमारा वेग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। आप डायरेक्ट ये चीज कर सकते हो, आप डायरेक्ट ये चीज कर सकते हो। आया सबको समझ में? बाकी मैंने आपको फॉर्मूले वगैरह भी बता रखे हैं, आप उसका यूज भी कर सकते हो। ठीक, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। 40 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। क्षैतिज से थीटा कोण पर एक प्रक्षेप्य 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका जाता है। ज्ञात होता है कि 1 सेकंड पर और 3 सेकंड पर प्रक्षेप समान ऊंचाई पर है, वही समान ऊंचाई वाला कॉन्सेप्ट। बताओ प्रक्षेपण कोण क्या होगा। तो वही वाली बात कि सर जो उड्डयन काल होगा वो हो जाएगा 1 + 3 और वैसे होता है 2 इंटू यू कितना दे रखा है आपकी बार 40 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, तो उल्टा हो गया सवाल, आपकी बार यू दे रखा है और थीटा पूछा गया। ठीक है, तो 2u साइन थीटा, थीटा हमें निकालना है डिवाइडेड बाय जी।
तो सर यहां पर साइन थीटा आ जाएगा आपका 3 और 1 4 गुणा g डिवाइडेड बाय 2 गुणा 40। 4 से 40 गया 10 बार, 10 और g आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे 1/2। तो थीटा का मान आ जाएगा सर 30 डिग्री। और 30 डिग्री का मतलब अगर आप 10 के रूप में लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय √3 भी लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, मतलब आखिरी में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है कि सर थीटा हमारा तो 30 आ रहा था और ऑप्शन में दे ही नहीं रखा था, दे रखा था ऑप्शन में tan इनवर्स के रूप में इसको लिखा हुआ है, ठीक है। एक गेंद को यू चाल से क्षैतिज से थीटा कोण पर, जो कि 45 डिग्री से ज्यादा है, प्रक्षेपित किया जाता है। टी समय बाद में वेग के ऊर्ध्वाधर घटक का मान वेग के क्षैतिज घटक के मान के बराबर हो जाता है। तो किसी भी क्षण पर जो वेग होता है वो हमें पता है u cos थीटा गुणा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी गुणा जे कैप के बराबर होता है। तो हमें कहा गया है कि जो ऊर्ध्वाधर घटक है, मतलब u साइन थीटा माइनस जी टी, इसका मान किसके बराबर हो जाए? क्षैतिज घटक u cos थीटा के बराबर हो जाए। किस समय पर होगा? टाइम निकाल लो। तो सर यहां से टाइम आ जाएगा आपका, एक तरफ ले जाते हैं तो u आ गया कॉमन, g से कर दिया हमने डिवाइड, और अंदर बच जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो थीटा हमें दे रखा है 45 डिग्री से ज्यादा। थीटा हमें क्या दे रखा है? 45 डिग्री से ज्यादा। तो 45 डिग्री से ज्यादा देने का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, अगर आप नोटिस करोगे तो 45 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हो जाते हैं, और 45 डिग्री से ज्यादा होने पर साइन थीटा बड़ा हो जाता है और कॉस थीटा छोटा रह जाता है। मतलब आपको टाइम की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। अगर एंगल 45 डिग्री से छोटा होता तो फिर ये टाइम की वैल्यू आपको पॉजिटिव नहीं मिलती, ठीक है। तो इसलिए यहां पर थीटा ग्रेटर देन 45 दे रखा है आपको। अच्छा सवाल है। यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर थीटा लेस देन 45 डिग्री होता तो फिर हम क्या करते? हम तब भी आंसर निकलता, ठीक है ना। तब हम लोग क्या करते कि जो अभी हमने u साइन थीटा माइनस जी टी को सीधा सीधा u कॉस थीटा के बराबर रख दिया, ठीक है। हम माइनस u कॉस थीटा के बराबर रखते। भाई हम परिमाण को इक्वल कर रहे हैं तो प्लस के भी इक्वल कर सकते हैं और माइनस के इक्वल भी कर सकते हैं। तो उस केस में हमारा जो टाइम आता उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा ऐड हो जाते, ठीक है। मतलब जो सेकंड हाफ होता मोशन का, उसमें जाके ऐसी कोई परिस्थिति बनती जहां पर वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो वेग के क्षैतिज घटक के बराबर हो जाता। और फिर उसमें भी ध्यान रखना, उसमें भी फिर वो जो टाइम आएगा ना कि आप कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कर दोगे तो वो कुल उड्डयन काल से ज्यादा आएगा। मतलब बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। खैर अभी मैं नहीं जाऊंगा उस गहराई के अंदर, बट इसको थोड़ा सा जेई के डोमेन में ले जाते हैं तो इसी के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एक्सप्लोर करवाए जा सकते हैं। बट ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सीधा सीधा आपने बराबर कर दिया, चीजें आपके हाथ में आ गई, राइट। दो गेंदों को इमारत के शिखर से विपरीत दिशाओं में u1 और u2 चाल से क्षैतिज रूप से फेंका जाता है। दोनों गेंदों के मध्य दूरी जब ये एक दूसरे के लंबवत गतिशील हो, ठीक है। तो सर ये हमारी इमारत है, ठीक है। और यहां से एक को हमने फेंका है ऋणात्मक x दिशा में, ठीक है, u1 वेग से, और एक को हमने फेंका है धनात्मक x दिशा में u2 वेग से, ठीक है। और ऐसा होता है कि किसी क्षण पर जाकर दोनों एक दूसरे के लंबवत गतिशील हो जाते हैं, ठीक है। तो सर ये वाला जो कण है, पहला वाला कण जो है, तो ऐसा मान लो कि u1 बहुत छोटा वेग है, तो ये तो कण सीधा ऐसे गिरने लगता है ऐसे, ठीक है। और u2 बहुत ज्यादा है तो ये ऐसे जाके कहीं गिरता है ऐसे। तो एक क्षण आपको ऐसा मिलेगा, जैसे मान लो ये वाला क्षण उठा लो, ठीक है, ये वाला क्षण उठा लो, यहां पर सर इसका जो वेग होगा v1, ठीक है। अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो इस क्षण पर, और दोनों एक क्षण पर एक ही जगह पर होगी, ध्यान रखना, क्योंकि y दिशा में दोनों की गति जो है वो एक समान है। तो मैंने यहां पर भी एक बार के लिए v1 बना दिया, ठीक है।
तो सर इसकी तुलना में यहां पर इसका जो वेग है v2, ये आपको कैसा नजर आ रहा है सर? ये दोनों आपको एक दूसरे के लंबवत नजर आ रहे हैं। तो ये वाला क्षण आपको पता करना है और इस क्षण पर आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी d, ये दूरी कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी यार, है ना, बट उलझना नहीं है भाई, सिंपल से करेंगे अपन कि सर दोनों के वेग लंबवत हो जाएं। तो सर पहले का जो वेग होगा ना v1, वो हम निकाल लेंगे। तो वो कितना हो जाएगा सर? क्षैतिज घटक तो होगा माइनस का u1 गुणा आई कैप, और ऊर्ध्व घटक हो जाएगा माइनस का g इंटू टी गुणा जे कैप। क्योंकि शुरुआत में दोनों के वेग क्षैतिज है, तो y दिशा में जो शुरुआती वेग है वो तो 0 है, तो त्वरण की वजह से जो वेग आएगा वो माइनस gt हो गया। और इसी प्रकार से जो v2 होगा वो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका u2 टाइम्स आई कैप और प्लस सॉरी इसका भी y घटक जो होगा वो सेम होगा माइनस g मल्टीप्लाइड बाय t टाइम्स j कैप। दोनों का y घटक जो होगा वो समान होगा, ध्यान रखना, दोनों का y घटक जो होगा वो एग्जैक्टली एक दूसरे के समान होगा। तो सर हमें क्वेश्चन में कहा गया है ये दोनों लंबवत है, और लंबवत होने की शर्त क्या होती है कि दोनों का जो अदिश गुणनफल है वो कितना हो जाए? 0। ये होती है लंबवत होने की शर्त। तो चलो अदिश गुणनफल करते हैं। तो गुणांकों को गुणा करेंगे तो एक तरफ तो आएगा माइनस का u1 गुणा u2 और माइनस माइनस प्लस होके आ जाएगा g स्क्वायर गुणा t स्क्वायर। तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर u1 u2 और नीचे आ जाएगा g। इतनी हमारे टाइम की वैल्यू आ जाएगी सर। इस टाइम पर दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। अब इतने टाइम में ये जो दूरी तय कर चुका है ये हो जाएगी आपकी u1 मल्टीप्लाइड बाय टी, और ये जो दूरी तय कर चुका है ये हो जाएगी आपकी u2 मल्टीप्लाइड बाय टी। तो जो इन दोनों के बीच की दूरी है d, वो हो जाएगी u1 मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस u2 मल्टीप्लाइड बाय टी, यानी कि u1 प्लस u2 मल्टीप्लाइड बाय टी करोगे तो आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो इसको। टाइम कितना है? रूट u1 u2 डिवाइडेड बाय g है। तो ये इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रूट u1 u2 डिवाइडेड बाय g टाइम्स u1 प्लस u2, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा यहां पर करेक्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब देखो दिखने में डरावना था ये क्वेश्चन, लगा कि यार पता नहीं होगा या नहीं होगा, बट थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा चीजों को कंसेप्चुअली यहां पर यूज किया और क्वेश्चन फट से हमारे सामने आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक प्रक्षेप्य को 37 से 60 डिग्री पर 60 मीटर प्रति सेकंड के चाल से फेंका जाता है, किन क्षणों पर समान ऊंचाई पर होगा? तो सर आपने सीधा सीधा बताया था कि जो क्षणों का योग है t1 प्लस t2 वो कुल उड्डयन काल t के बराबर होना चाहिए, और हमारे हिसाब से कुल उड्डयन काल कितना होगा? 2 इंटू यू इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। मतलब सर t1 और t2 का जो योग है वो हो जाना चाहिए 2 गुणा u दे रखा है 60 मीटर प्रति सेकंड, साइन 60 का मान होता है √3/2 बटे g। इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यह आ गया 6√3, यानी कि 6 गुणा 1.732 लगभग। तो सर t1 और t2 का जो कुल योग है वो आना चाहिए 6 दूनी 18, पावर चली गई 1, 6 दूनी 12, पावर चली गई 1, मैं अभी क्या कर रहा हूं, ठीक है, 6 दूनी 12, पावर चली गई 1, 6 × 18 और 1 19 का 9, पावर चली गई 1, 6 × 7 42 और 1 43 का 3, हासिल की पावर 4, 6 और 4 10, तो 10.392 आना चाहिए दोनों का योग। अब देखो कौन से ऑप्शन के अंदर ऐसा हो रहा है, तो आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसके अंदर योग करो तो 6.8.2 ऐड किया इसके अंदर, तो ये 7 हो गया, और 7 और 3 हो गया 10, और 7 और 3 10.2 आ रहा है इसके अंदर, 6 और 4 10, ये तो 11 ही आ गया। अच्छा √3 का मान इसने खुद ने दे दिया ना, चलो यार ये बढ़िया हुआ, √3 का मान खुद ने दे दिया, 1.7 लेना है, तो 1.7 लोगे तो t1 प्लस t2 आ जाएगा,
6 सत्ते 42 का 2, पावर चली गई 4, 6 कम 6 और 4 10, तो 10.2 आना चाहिए, 10.2। तो ये नहीं, फिर आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो मोर एक्यूरेट हो जाएगा कि एग्जैक्टली सर इस ऑप्शन के अंदर T1 और T2 का योग जो है वो 10.2 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाना चाहिए हमारा करेक्ट। तो थोड़ा दिमाग लगवा दिया आप लोगों से, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, एक और सवाल देखते हैं, ठीक है। एक्स वाई समतल में इस प्रकार से गतिशील है कि इसका जो स्थिति सदिश है वो हमें दे रखा है, तो एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक हमें दे रखे हैं। कण का प्रारंभिक वेग ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर आनत है, तो बताओ थीटा का मान कितना होगा। सर यहां पर ये जो स्थिति सदिश हमें नजर आ रहा है उसमें हमें सीधा सीधा नजर आ गया कि जो ये tan√3 है ये तो किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, ये पक्का u cos थीटा को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। और सर जो tan है, ठीक है, इनफैक्ट tan नहीं, ठीक है, अगर आप तुलना करोगे तो ऐसा कुछ तुलना करना कि सर हमारे हिसाब से जो स्थिति सदिश होता है वो होता है u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय t मल्टीप्लाइड बाय आई कैप प्लस u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय t माइनस हाफ GT स्क्वायर टाइम्स j कैप, ये होता है। तो इससे हमें तुलना करनी है, तो अगर अपन tan t माइनस टी स्क्वायर को अगर लिखना चाहें तो देखो हमें उल्टा पड़ जाएगा यार, इससे बढ़िया अपन क्या करते हैं ना, इसमें बच्चे नहीं कर पाएंगे कंपेयर, तो कुछ आसान सा रास्ता बताता हूं मैं आपको। कुछ आसान सा रास्ता बताता हूं मैं आपको, चलो मैं एक थोड़ा और आसान रास्ता बताता हूं कि सर हमें आर सदिश तो दे रखा है, चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका वेग निकाल लेंगे। तो वेग का मतलब हो गया सर हम आर का समय के सापेक्ष क्या कर दें, अवकलन कर दें। तो ये बन जाएगा आपका tan√3 टाइम्स आई कैप, ठीक है, और प्लस और tan t का अवकलन हो जाएगा 10 और माइनस टी स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा माइनस का 2t टाइम्स j कैप। तो सर यहां पर आपको ux तो पता पड़ गया कितना हो जाएगा, tan√3 हो जाएगा, और वैसे होता है u cos थीटा के इक्वल। अब सर uy कितना होगा, तो u का मतलब है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक का मतलब है t की जगह हमें 0 रखना है। तो जैसे आप y घटक के अंदर t की जगह 0 रखोगे, यहां पर इस जगह पर अगर आप t की जगह 0 रखोगे तो आप देखोगे कि uy जो है वो एग्जैक्टली किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका u sin थीटा, ठीक है। तो दोनों को आपस में डिवाइड कर लो, तो सर 10 से 10 चला गया, यहां पर u से u चला गया, तो सर cot थीटा जो है वो कितना आ गया, √3 आ गया, मतलब tan थीटा आ जाएगा 1/√3। इसका मतलब थीटा कितना हो जाना चाहिए, 30 डिग्री हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा यहां पर करेक्ट। आसान हो गया है ना। चलो आगे चलते हैं यहां से। एक कण को क्षैतिज से थीटा कोण पर v0 चाल से प्रक्षेपित किया गया है। प्रक्षेपण बिंदु और प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु के मध्य कण का औसत वेग क्या होगा। बहुत आसान है सर, अगर हम औसत वेग निकालें सदिश रूप में तो सर जो क्षैतिज घटक है ना वो तो नियत रहता है, और नियत राशि का जो औसत होता है वो वही हो जाता है। तो सर क्षैतिज घटक का जो औसत मान होगा वो तो u cos थीटा ही होगा,
क्योंकि ये हमेशा नियत बना रहता है। अब y घटक को देखते हैं कि सर नियत त्वरण कार्य कर रहा है नीचे की दिशा में। तो शुरुआत में आपका वेग था u sin थीटा, और जैसे आप उच्चतम बिंदु पर चले गए तो घटते 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 कितना हो गया, 0। तो सर जब त्वरण नियत होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रारंभिक वेग मतलब u sin थीटा, अंतिम वेग मतलब 0 डिवाइडेड बाय वेगों की संख्या 2, इस प्रकार से हम लोग औसत वेग निकाल सकते हैं। तो यहां पर जो y घटक का औसत मान है वो हम लोगों ने निकाल लिया और इसके साथ में हमने चिपका दिया g के। तो अब हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमारे पास में आ गया कितना, u cos थीटा टाइम्स आई कैप प्लस u sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स j कैप। हमें तो सर इसका परिमाण निकालना है, तो इसका जो परिमाण है वो अब तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर, रूट के अंदर दोनों घटकों का स्क्वायर कर दो, तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4। तो u स्क्वायर का u तो आ जाएगा बाहर और रूट के अंदर बच जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 4 का रूट 2 भी आ जाएगा बाहर। तो अब सर ये बच जाएगा u डिवाइडेड बाय 2 और रूट के अंदर एक कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के साथ में जोड़ दो जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। सर प्रारंभिक वेग हमें v0 दे रखा है, तो v0 डिवाइडेड बाय 2 और रूट के अंदर आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये चीज हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ी थी कि जब त्वरण नियत होता है तो हम औसत वेग कैसे निकालते हैं, और वो अब यहां पर काम आ रही है। बच्चे भूल जाते हैं और फिर उनको ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगने लगते हैं। आप ही देख लो क्वेश्चन डिफिकल्ट है या फिर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। एक कण को क्षैतिज तल से इस प्रकार प्रक्षेपित किया गया है ताकि समय t पर इसका वेग जो है वो हमें इस प्रकार से दिया जाए। तो बताओ कण का, तो अभी अभी हमने सर ऐसा सवाल करा था कि सर हम t की जगह 0 रख दें तो x घटक आ जाएगा, वो तो खैर नियत होता है अल्फा, और y घटक आ जाएगा प्रारंभिक वेग का, t की जगह 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका बीटा। ठीक है भाई। और सर जो क्षैतिज परास होती है वो होती है 2ux uy डिवाइडेड बाय g, मतलब 2 गुणा अल्फा गुणा बीटा डिवाइडेड बाय g। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अच्छा यहां पर एक और चीज है कि सर जो त्वरण है, ठीक है ना भाई, आप y दिशा में देखोगे ना, जो त्वरण है जो टाइम के साथ में चिपका हुआ है, ठीक है, तो यहां पर त्वरण की जगह हमें g नहीं लेना, त्वरण की जगह हमें क्या दे रखा है, गामा दे रखा है, जो y दिशा में त्वरण है। ठीक है, तो यहां पर बस एक चीज ये और ध्यान रखना, y की जगह हमें क्या रखना है, त्वरण गामा रखना है। ठीक है, तो 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय गामा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। दो लड़के किसी मैदान के दो सिरों ए और बी पर खड़े हैं, जहां पर ए बी जो है वो ए दे रखा है। बी पर खड़ा लड़का ए बी के लंबवत दिशा में वेग v1 से दौड़ना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो यहां पर जो बी पर लड़का है वो v1 वेग से दौड़ना प्रारंभ करता है। चलो भाई, और ए पर खड़ा लड़का जो है वो v वेग के साथ में दौड़ना प्रारंभ करता है और दूसरे को t समय में पकड़ लेता है। तो सर t समय में मान लो ये जो व्यक्ति है ये यहां पर पहुंच चुका है, कितनी दूरी तय कर चुका है, तो सर v1 गुणा t, इतनी दूरी तय कर चुका है। और सर जो a से दौड़ना चालू कर रहा था ये वाला, ये यहां से दौड़ते 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 इसको पकड़ चुका है। कितने वेग से दौड़ना प्रारंभ किया था सर इसने v वेग से दौड़ना प्रारंभ किया था। तो सर यहां से यहां तक की जो दूरी है वो हो जाएगी v मल्टीप्लाइड बाय t। और सर दोनों के बीच की दूरी तो हमें कितनी दे रखी है, a दे ही रखी है। तो ये तो सर एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है v स्क्वायर t स्क्वायर, वो लंब का स्क्वायर v1 स्क्वायर t स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो सर यहां से t स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, मतलब t की वैल्यू आ जाएगी a डिवाइडेड बाय रूट के अंदर v स्क्वायर माइनस v1 का
स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। रूट से बाहर नहीं निकाल रखा, ए स्क्वायर को हमने रूट से भी बाहर निकाल दिया। खत्म हो गया क्वेश्चन। प्रक्षेप के क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेप बिंदु से नोट किया गया उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप का उन्नयन कोण कितना होगा? उन्नयन कोण, ठीक है। तो उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है? यहां से आपने इसको फेंका, ठीक है, यू वेग से फेंका 45 डिग्री के ऊपर, तो आपको ये वाला कोण नहीं पूछा, आपको क्या पूछा है कि ये जाएगा इस तरीके से और अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगा। तो आपसे ये वाला कोण पूछा गया है कि बताओ इन दोनों को मिलाने वाला ये उन्नयन कोण कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा गया। तो सर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका रेंज का आधा और ये हो गई आपकी अधिकतम ऊंचाई h। तो उन्नयन कोण हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? अधिकतम ऊंचाई बटे रेंज का आधा, मतलब ट्वाइस ऑफ h डिवाइडेड बाय r। और सर मान रख दें अगर हम यहां पर, तो आंसर भी आ जाएगा हमारा। तो टेन थीटा हो जाएगा यहां पर 2 गुणा अधिकतम ऊंचाई होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना दे रखा था? 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2g, और नीचे आ जाएगा आपका u स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब 90 डिग्री डिवाइडेड बाय g। u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, g से g कट गया, साइन 90 होता है 1, 2 से 2 कट गया, तो सर साइन स्क्वायर 45 डिग्री बचा केवल और केवल, और साइन 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो थीटा आ जाएगा सर यहां पर tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। इतने कोण पर आपको उठा हुआ दिखाई देगा उच्चतम बिंदु। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। आ रहा है सबको समझ में? बताओ फटाफट से, जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन नहीं है यार, अच्छा क्वेश्चन था वो, नहीं है स्लाइड में। देखते हैं आगे आ जाएगा तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वस्तु 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पूर्व दिशा में गतिमान है। 10 सेकंड के बाद में इसका वेग उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो बताओ वस्तु का, बहुत आसान है। तो सर फाइनल वेलोसिटी जो है वो तो हो गई 40, उत्तर दिशा का मतलब हो गया जे कैप, और इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो थी कितनी? 30 पूर्व दिशा में मतलब आई कैप दिशा के अंदर। तो सर त्वरण कितना होता है? तो त्वरण होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय समय t। तो सर अंतिम वेग हो गया 40 जे कैप माइनस प्रारंभिक वेग हो गया 30 आई कैप डिवाइडेड बाय समय हो गया यहां पर कितना? 10। तो 4 जे कैप माइनस 3 आई कैप। अगर सदिश रूप में आंसर पूछा जाता सर हमसे, तो इसका परिमाण पूछा गया, तो सर त्वरण का जो परिमाण होगा वो कितना हो जाएगा? तो रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। एक कण का प्रारंभिक वेग दे रखा है, त्वरण दे रखा है। सर आपने बताया था त्वरण अगर नियत हो तो गति के समीकरणों का उपयोग इवन सदिशों के साथ भी किया जा सकता है। बहुत आसान है। तो हमें 10 सेकंड के बाद में वेग पूछा गया है, सदिश रूप में निकाल लेते हैं पहले। तो प्रारंभिक वेग कितना है आपका? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस त्वरण कितना है? 0.3 आई कैप प्लस 0.2 जे कैप, और इसको किससे गुणा करना है? समय, दैट इज 10 सेकंड से। तो वेग आ जाएगा सदिश रूप में 0.3 को 10 से गुणा करेंगे तो 3, 2 और 3 5 आई कैप, और ऐसे ही 5 जे कैप, ये हमारा वेग आ जाएगा। और हमें इसका परिमाण पूछा गया है, तो परिमाण निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 5√2 इकाई, जो भी आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर हमारा आंसर मिल रहा है हमें।
एक कण इस प्रकार गति करता है कि इसका जो स्थिति सदिश है वो निम्नलिखित समीकरण के अनुसार दिया जा रहा है। ओमेगा एक नियत राशि है। तो बताओ निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले आपको वेग चेक करना है। तो वेग चेक करने के लिए आप क्या करो, आर का समय के सापेक्ष अवकलन कर दो। चलो अवकलन करो। तो सर कॉस ओमेगा टी का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस, और ओमेगा टाइम के सापेक्ष करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी गुणा एक्स कैप। और सर साइन ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा, साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी गुणा वाई कैप। तो आप देखो कि जो वेग है हम ये चेक करना चाहते हैं कि वो आर के लंबवत है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं सर, वेग का और आर सदिश का डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं। चलो करके देखते हैं, आ जाओ। तो गुणांकों का गुणा करते हैं। तो एक तरफ मिलेगा हमें माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ओमेगा टी, और एक तरफ हमें मिलेगा प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ओमेगा टी। हम देखेंगे यार ये दोनों कट जाएंगे। इसका मतलब वेग और स्थिति सदिश तो एक दूसरे के लंबवत होने ही चाहिए, ये हमें पता पड़ गया। तो वेग आर के लंबवत है, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन नंबर 3 तो यहां पर सही हो ही नहीं सकता। अब लड़ाई चल रही है पहले, दूसरे और चौथे के अंदर। तो अब हमें त्वरण को भी निकालना पड़ेगा भाई, वरना तो काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं त्वरण की। तो त्वरण कैसे निकालेंगे, तो सर अब की बार वेग का हम लोग समय के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो साइन का हो जाएगा कॉस, ओमेगा आ जाएगा बाहर, तो माइनस ओमेगा का स्क्वायर कॉस ओमेगा टी गुणा एक्स कैप, और प्लस, अच्छा यहां पर भी माइनस आ जाएगा, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो उसकी वजह से माइनस आ गया, और यहां पर बच गया साइन ओमेगा टी गुणा वाई कैप। तो आप नोटिस कर रहे हो जो त्वरण है, अगर आप माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल लो तो अंदर आपको जानी पहचानी चीज दिखाई दे रही है। सोच के देखो सर, ये वाली चीज तो स्थिति सदिश के बराबर है, तो त्वरण जो है वो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स स्थिति सदिश आर, क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है। तो त्वरण जो है वो त्रिज्यीय दिशा में है, लेकिन विपरीत है, मतलब केंद्र की ओर जाता हुआ है, ठीक है। तो वेग आर के लंबवत है और त्वरण मूल बिंदु से दूर निर्देशित है, ये आपका सही नहीं हो सकता। वेग और त्वरण दोनों ही आर के लंबवत है, नहीं, त्वरण तो आर की ही दिशा में है, बस आर के विपरीत है वो, मतलब है तो समांतर बट विपरीत दिशा में। तो सर पक्का चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है ना किसी ना किसी रूप में। स्थिर जल में किसी तैराक की जो चाल है वो आपको दे रखी है, नदी के जल की चाल आपको दे रखी है, ठीक पूर्व की ओर दिशा बह रही है, दक्षिणी किनारे पर खड़ा है, नदी को लघुत्तम पथ के अनुदिश पार करना चाहता है। तो बताओ उत्तर के सापेक्ष जिस कोण पर स्ट्रोक लगाने चाहिए। सर सीधा सीधा आपने बताया था साइन थीटा होता है, सीधा सीधा आपने बताया था साइन थीटा होता है वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है 10, और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है 20। ये कट गया, 1/2 आ गया, मतलब थीटा हो जाना चाहिए 30 डिग्री। और अगर नदी पूर्व की दिशा में बह रही है तो हमें 90 डिग्री से पश्चिम की ओर, यानी कि 30 डिग्री पश्चिम की ओर हमें स्ट्रोक से अप्लाई करनी चाहिए, तैरना चाहिए, तब जाके हम लोग लघुत्तम पाथ तय करते हुए सीधा सामने वाले बिंदु पर पहुंच सकते हैं। जब क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर रखे किसी लंबे चिकने आनत तल की तली से किसी पिंड पर शॉट लगाया जाता है, धक्का लगाया जाता है, तो वह तल के अनुदिश x1 दूरी चलता है। आप नोटिस करो कि तल के अनुदिश जो दूरी चलेगा, मान लो आपने यहां से किसी चीज को फेंका, ठीक है, तो मान लो यहां से आपने किसी ब्लॉक को फेंका, ठीक है, मान लो इनिशियल वेग कितना है इसका u है, ठीक है, और सर इस पर जो त्वरण कार्य करता है तो कोई घर्षण वगैरह तो है नहीं, तो सर ये यहां पर आकर मान लो स्टॉप हो जाता है, तो ये हो गई आपकी स्टॉपिंग डिस्टेंस,
सर आपने तो बताया था कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, अगर त्वरण नियत होता है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होती है वो जो प्रारंभिक चाल है u का स्क्वायर, इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू त्वरण। अब तुम सोचो जिस दिशा की तुम बात कर रहे हो उस दिशा में त्वरण कितना होगा। तो सर त्वरण g तो नीचे की ओर है, हमें तो इस दिशा के अंदर त्वरण ज्ञात करना है। ये वाला घटक जो है वो थीटा, मतलब g cos थीटा हो जाएगा, तो ये वाला घटक हो जाएगा g sin थीटा। तो सर हमारा जो त्वरण है वो हो जाएगा g sin थीटा। तो ऐसे हम स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल सकते हैं आनत तल पर कितनी होगी। तो पहले हमने 60 डिग्री के कोण पर फेंका, तो देखो समान चाल से हम लोग शॉट लगा रहे हैं तो u समान है, g तो खैर कांस्टेंट है ही है। तो हमने देखा कि जो x1 और x2 का अनुपात होगा वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके, साइन थीटा 2 तो चला जाएगा ऊपर और साइन थीटा 1 आ जाएगा नीचे। साइन थीटा 2 मतलब साइन 30 डिग्री और पहले कोण कितना था, 60 डिग्री था। साइन 30 का मतलब हो गया 1/2, साइन 60 का मतलब होता है √3/2, 2 से 2 चला गया तो आंसर आ गया 1/√3। कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहां पर। अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। एक लास्ट क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं। दो गोलियों को 200 मीटर की समान ऊंचाइयों वाली और 100 मीटर दूरी पर स्थित दो इमारतों की छत के शीर्ष से एक दूसरे की ओर क्षैतिज रूप से और एक समान वेग 25 मीटर प्रति सेकंड के साथ में दागा जाता है। तो बताओ दोनों गोलियां कब और कहां पर टकराएगी। कब टकराएगी पहले अपन इसके बारे में बात करते हैं और कहां पर टकराएगी फिर इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो सर कब का आंसर तो इसमें छुपा हुआ है कि दोनों का जो क्षैतिज दिशा में जो दूरी तय करी है उसका योग दोनों खंभों के बीच की दूरी के बराबर हो जाना चाहिए। और सर क्षैतिज दिशा में तो वेग हमेशा क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो सर पहले को हमने फेंका 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से और मान लो t समय बाद में जाके टकराती है तो क्षैतिज दिशा में जो दूरी तय करी वो हो गई 25 गुणा t। ऐसे दूसरे का वेग कितना है 25, ये भी t समय में कितनी दूरी तय कर लेगा t। और इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर आ जाना चाहिए, 100 मीटर दूरी पर स्थित, तो दोनों इमारतों के बीच की दूरी 100 मीटर के बराबर आ जाना चाहिए। तो सर यहां से 25 और 25 50, t जो है वो 100 के बराबर हो गया, तो t की वैल्यू आ गई 100/50, यानी कि सर 2 सेकंड के बाद में तो ये आपस में टकराने वाली है, ठीक है भाई। तो ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन गलत हो गया। हालांकि अभी अपन चेक कर लेंगे कि पता चले 2 सेकंड में वो जमीन के अंदर ना धंस जाए। मतलब अब 2 सेकंड में उनकी जो y दिशा में दूरी है वो इमारतों की जो ऊंचाई है 200 मीटर उससे कम आनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा आ रही होगी तो फिर अपन बोलेंगे टकराएगी नहीं, ठीक। तो वो भी अपन चेक कर लेते हैं, फिर अपन ऑप्शन 1 को भी कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना। तो अब देखो, अब देखना मजा आएगा, मजा आएगा कि सर इतने टाइम में 2 सेकंड में जो y दिशा है उसमें कितनी दूरी तय कर रही हमने। तो y दिशा में तय दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं, सर y दिशा में इनिशियल जो वेग है उसका घटक तो 0 है, तो ut तो हो गया 0। फिर आ जाएगा हाफ गुणा g कितना है आपका 10 है, ठीक है, गुणा t स्क्वायर, t का स्क्वायर का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 बचेगा। तो सर 20 मीटर नीचे जाके आपस में टकराने वाली है। तो जमीन से देखोगे तो 100 मीटर 180 मीटर की ऊंचाई पर ये आपस में टकराएगी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। आ गया सबका समझ में। सो दिस इज इट। अब आप लोग देखोगे तो किसी भी मॉड्यूल किसी भी कोचिंग वगैरह के आप क्वेश्चन उठा के कर लो, आप देखोगे कि या तो क्वेश्चन आपका देखा हुआ होगा या जिस टाइप के क्वेश्चन आपने करे हैं उसी टाइप के ऊपर बेस्ड होगा क्वेश्चन और आप आसानी से उसे कर ले जाओगे, राइट। तो अब आप चैलेंज दे सकते हो अपने दोस्तों को। मिलेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, पहले 1 शॉट फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन। तो कैसा लगा सेशन मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।